मैं देर रात अपने शहर लौट रहा था। लगभग रात के 12 बजे थे। अचानक मेरी कार का टायर सुनसान सड़क पर पिंस की वजह से पंचर हो गया। मैं नीचे उतरकर टायर ठीक करने लगा। तभी एक अजीब आदमी मेरी तरफ आया और मुझसे रास्ता पूछने लगा। उससे पहले कि मैं उसे जवाब देता, मेरी नजर उसकी जेब पर गई। उसकी जेब में एक छोटा डब्बा था जो पिन से भरा हुआ था। फिर वो आदमी बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? ज्यादातर लोग इस सुनसान सड़क पर आने से बचते हैं। मैं 6 साल बाद अपने बचपन के गांव लौट रहा था। मुझे समझ नहीं आता मेरे माता पिता हमेशा मुझे उस जगह जाने से क्यों रोकते थे। मैं तंग आ चुका था उनके हर वक्त वहां मत जाओ, यहां मत जाओ सुनकर। मैंने गुस्से और झुंझलाहट में स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ लिया। अब मैं बड़ा हो चुका हूं। वो लोग ये बात समझते क्यों नहीं? जो भी हो, अब आखिरकार मैं अपने पुराने दोस्तों और पड़ोसियों से मिल पाऊंगा। मैं टूटी हुई सड़क पर कार चला रहा था। मुझे पता था यही रास्ता मेरे गांव की तरफ जाता है। कुछ देर बाद मुझे लगा शायद मैं रास्ता भूल गया हूं, इसलिए मैंने किसी से रास्ता पूछने का सोचा। मुझे एक बूढ़े आदमी दिखे जिनकी पीठ पर काफी सामान था। मैंने पूछा, काका, खूनवाड़ी कहाँ है? उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ शॉक्ड होकर देखा और बोले, खूनवाड़ी? सीधा इसी रास्ते पर चले जाओ। ये थोड़ा ऑकवर्ड था, लेकिन फिर उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हें पक्का खूनवाड़ी जाना है? हाँ। क्या हुआ खूनवाड़ी को? उन्होंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस कोशिश करना रात होने से पहले वापस निकल जाओ। इतना बोलकर वो जल्दी जल्दी वहां से चले गए। कितना अजीब आदमी था। खूनवाड़ी का नाम सुनते ही इतना अनईजी क्यों हो गया? मैंने थोड़ी देर सोचा लेकिन फिर इग्नोर करके आगे बढ़ गया। 6 साल बाद आखिरकार मैं अपने गांव पहुंच गया। अंदर से मैं बहुत एक्साइटेड था, लेकिन जैसे ही मैंने गांव का पुराना लोहे का गेट क्रॉस किया, पूरा गांव अजीब तरह से मरा हुआ और शांत लगा। कोई बच्चे नहीं खेल रहे थे, कोई औरतों की रोज वाली लड़ाइयां नहीं हो रही थीं। हर झोपड़ी का दरवाजा बंद था। पहले मुझे लगा शायद बाहर ज्यादा गर्मी है, इसलिए सब लोग अंदर होंगे। मैं अपने पुराने घर की तरफ चलने लगा जहां मेरे दादा दादी रहते थे। कुछ देर बाद आखिरकार मुझे अपनी पुरानी झोपड़ी मिल गई। उसे देखकर मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक फीलिंग आई। बचपन की सारी मेमोरीज एकदम दिमाग में आने लगीं। तभी मेरा फोन बजा। पापा का कॉल था। मैंने कॉल उठाया और उन्होंने तुरंत पूछा, कहाँ हो तुम? मैंने जवाब दिया, खूनवाड़ी में। इतना सुनते ही वो जोर से चिल्लाने लगे, क्या तुम वहां हो? किसने कहा वहां जाने को? तुरंत वो जगह छोड़ो उससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करते, खराब नेटवर्क की वजह से कॉल कट गया। मेरे कानों में बस यही रह गया, वो जगह छोड़ दो उससे पहले कि। मैं कुछ देर चुप खड़ा रहा और वापस कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं किया। तभी अचानक झोपड़ी का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मेरी दादी सामने खड़ी थीं। अभिजीत, तुम इतने साल बाद दिखे हो। कितने बड़े हो गए हो? बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ जल्दी। उनकी बात सुनकर सच में मेरा दिल इमोशनल हो गया। मैं अंदर गया लेकिन मैंने नोटिस किया कि वो बिना वजह दरवाजा लॉक करने लगी। मैंने पूछा, दादी, दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? उन्होंने कैशुअली कहा, कुछ नहीं, वो सब छोड़ो और बताओ कैसे हो? अचानक हमारी छोटी सी झोपड़ी में आने का कैसे सोचा? कुछ देर बाद मैंने पूछा, दादाजी कहाँ है? ये सुनते ही उनके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। उनका खुश चेहरा अचानक सीरियस लगने लगा। वो चुप हो गईं और मेरे लिए पानी लेने चली गईं। मुझे समझ नहीं आया उन्होंने सवाल इग्नोर क्यों किया, लेकिन मैंने दोबारा नहीं पूछा। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, तुमने अपने पिता को बताया कि तुम यहां आए हो? मैंने कहा, हाँ, लेकिन बीच में कॉल कट गया। वो बार बार बोल रहे थे, यहां से निकल जाओ उससे पहले, और फिर नेटवर्क चला गया। आते वक्त भी एक अजीब आदमी मिला था। आज सब लोग मेरे साथ वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, दादी।
उन्होंने बहुत कैजुअली जवाब दिया, जैसे ये सब मैटर ही नहीं करता। लगभग शाम के 6 बजे दादी अचानक बोली, मुझे लगता है तुम्हें अब निकल जाना चाहिए। रात होने वाली है और यहाँ चारों तरफ जंगल है। मैं मान गया, लेकिन जाने से पहले मैंने पूछा, पूरा गांव इतना शांत क्यों है? यहाँ के लोग ज्यादातर अपने घरों में रहना पसंद करते हैं। उनकी चिंता मत करो, बस निकल जाओ। सच कहूं तो ऐसा लगा जैसे वो मुझे जबरदस्ती भेजना चाहती थीं। जब मैं जाने लगा तो उन्होंने अचानक कहा, अगर तुम्हें कोई मिले तो उससे ज्यादा बात मत करना। इतना कहकर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। मैं अपनी कार की तरफ चलने लगा। चारों तरफ वही साइलेंस, वही खालीपन, वही शांत माहौल। लेकिन तभी मैंने देखा एक आदमी मेरी कार के पास खड़ा मुझे घूर रहा था। मैं उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ? वो बोला, कुछ नहीं। फिर घूर क्यों रहे हो मुझे? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम नहीं जानते मैं कौन हूं, लेकिन मैं जानता हूं तुम कौन हो। मैं कुछ सेकंड के लिए डर सा गया। क्या तुम मुझे जानते हो? फिर वो ऐसी बातें बताने लगा जिसने मुझे पूरी तरह शॉक्ड कर दिया। अभिजीत, तुम्हारा जन्म इसी गांव में हुआ था। तुम्हारा बचपन नॉर्मल नहीं था। तुम्हारे माता पिता का डिवोर्स तब हुआ जब तुम करीब 10 साल के थे। यहाँ आने से पहले तुमने एक आदमी से रास्ता पूछा और वो अजीब रिएक्ट करने लगा। फिर तुम्हारे पिता तुम पर चिल्लाने लगे क्योंकि तुम वापस यहाँ आ गए। मैंने तुरंत उसे रोका। तुम्हें ये सब कैसे पता? वो शांत आवाज में बोला, ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम तुरंत यहाँ जगह छोड़ दो। फिर उसका चेहरा सीरियस हो गया। यहाँ कुछ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आज जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी से बात मत करना, वरना तुम अपने किसी करीबी को खो दोगे। कार में बैठो और निकल जाओ। लेकिन मैंने कहा निकल जाओ। मैं सच में डर गया। ठीक है, जा रहा हूं। मैं तुरंत कार में बैठ गया, लेकिन पीछे देखा तो वो आदमी अंधेरे में गायब हो चुका था। मैं तुरंत खूनवाड़ी छोड़कर निकल गया, लेकिन घंटों ड्राइव करने के बाद भी मैं अपने शहर नहीं पहुंच पाया। रात के 10 बज चुके थे। सड़क बार बार रिपीट होने लगी। आगे नया एरिया दिखाई देने लगा। मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी मेरी कार का टायर पंचर हो गया। बस यही होना बाकी था। मैं नीचे उतरा और टायर चेक किया। किसी ने जानबूझकर सड़क पर पिन्स बिखेरी थीं। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, लेकिन खुद को शांत करके टायर बदलने लगा। जैसे ही मैं नट टाइट कर रहा था, अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। पहले मुझे लगा कोई नहीं है, लेकिन तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और रास्ता पूछा। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा, लेकिन चेहरा देखने से पहले मेरी नजर उसकी जेब पर गई। उसमें पिन थे। उसी वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही बात आई, अब मैं गया। लेकिन जब मैंने ऊपर देखा, वो वही अजीब आदमी था। मैं जोर जोर से सांस लेने लगा। मुझे मत मारो। लेकिन वो बोला, मैंने तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े खतरे से बचाया और तुम मुझसे ही डर रहे हो। मैं चिल्लाया, तुमने मेरे टायर क्यों पंचर किए? तुम्हें चाहिए क्या? वो शांत आवाज में बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। मैं तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा दे चुका हूं। फिर उसने गंभीर होकर कहा, ध्यान से सुनो, इस जगह पर दोबारा कभी मत आना। मैंने तुम्हारा टायर सिर्फ इसलिए पंचर किया ताकि तुम्हें रोक सकूं। फिर उसने पूछा, जब तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस गांव और रास्ते से दूर रहने को कहा था, तो फिर तुम यहां आए ही क्यों? मैं फिर थमसा हो गया। तो तुम्हें ये कैसे पता? उसने मेरा सवाल इग्नोर कर दिया और बोला, बस घर जाओ और अपने पिता से मिलो। इतना कहकर वो फिर अंधेरे रास्ते में चला गया। मैं तुरंत पूरी स्पीड से घर की तरफ निकल गया। घर पहुंचते ही पापा ने सबसे पहला सवाल पूछा, तुम जिंदा कैसे हो? मुझे लगा वो बस मुझसे नाराज है, इसलिए
लेकिन फिर उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया और आंसुओं के साथ बोले, तुम अभी भी जिंदा कैसे हो अभिजीत? मैं डर गया। क्या हुआ? तब उन्होंने आखिरकार सच बताया। तुम्हारी दादी मेंटली अनस्टेबल थीं, एक साइकोपैथ। जब तुम 5 से 6 साल के थे तब उन्हें अरेस्ट किया गया था, लेकिन वो जेल से भाग गईं और खूनवाड़ी नाम के गांव में जाकर छिप गईं। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हें गांव इतना शांत क्यों लगा पता है? मैंने धीरे से सिर हिलाया, क्योंकि वहां अब कोई जिंदा नहीं है। मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया। उन्होंने आगे कहा, जब तुम्हारी दादी वहां पहुंची तो शुरू में कुछ दिन नॉर्मल रही, लेकिन बाद में उन्होंने लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। उन्होंने उस गांव की 6 फैमिलीज को खत्म कर दिया, इसलिए वो गांव अबैंडन हो गया। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर पापा ने अचानक पूछा, क्या तुम्हारी दादी ने तुम्हें पानी दिया था? ये सुनते ही मैं ब्लैंक हो गया। हाँ। पापा का चेहरा डर से भर गया। फिर तुम जिंदा कैसे हो? वो यही करती थी, लोगों को घर में बुलाती, पानी में स्लीपिंग टैबलेट्स मिलाती, फिर उन्हें मार देती। मैं पूरी तरह स्पीचलेस बैठा था। फिर मैंने धीरे से पूछा, दादाजी का क्या हुआ? पापा चुप हो गए। तुम्हारे दादा उनका पहला शिकार थे। अचानक सब समझ आने लगा, इसीलिए दादी ने वो सवाल अवॉइड किया था। फिर मैंने पापा को उस अजीब आदमी के बारे में सब बताया जिसने मेरी जान बचाई। उसकी अपीयरेंस सुनने के बाद पापा अचानक चुप हो गए। उन्होंने धीरे से अपना फोन निकाला और एक पुरानी फोटो दिखाई। मेरा दिल रुक गया। वो वही आदमी था। मैं चिल्लाया, ये कौन है? पापा ने डरी हुई आंखों से मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, अभिजीत, ये तुम्हारे दादा है। इनकी मौत 7 साल पहले ही हो चुकी थी।